नमस्कार दोस्तों, मैं देवानंद यूपीपीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप अपनी आंसर राइटिंग को अच्छा बनाना चाहते हो तो आपको डेली 40 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहला फ़ायदा, आप करंट से अवेयर रहते हैं। दूसरा, आपको ये पता लग जाता है कि कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा डेटा हमें किस कंटेक्स्ट में अपने आंसर्स में यूज़ करना है। तीसरा, आपके आंसर राइटिंग में डेप्थ आ जाती है और आपके जो आंसर्स हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक दिखते हैं। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है, डेली 40 मिनट हमको न्यूज़पेपर पढ़ना है। अभी जो आपके सामने न्यूज़पेपर है ये द हिंदू का न्यूज़पेपर है। इसकी कुछ कटिंग्स हैं। इसके थ्रू आज मैं ये बताऊंगा कि आपको किस तरह से न्यूज़पेपर को पढ़ना है जिससे आप उसका जो भी डेटा है, एग्जाम्पल्स हैं, अपने एग्जाम में यूज़ कर सको। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है पहला आर्टिकल, एआई अवेयरनेस। तो एक प्यू रिसर्च फाउंडेशन है, उन्होंने 25 कंट्रीज पर सर्वे किया और पाया कि इंडिया में 46% ऐसे लोग हैं जो एआई के बारे में जिन्होंने सुना है या एआई के बारे में रीड करते हैं। बट अगर ग्लोबली देखा जाए तो ये पाया कि 81% ऐसे लोग हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है 81% ऐसे लोग हैं जो एआई से अवेयर हैं। मतलब मीडियन निकाला 25 कंट्रीज में से, तो 81% ग्लोबली पाया और 40% इंडिया में पाया। तो हमारे पास दो डेटा आ गए, एक 46%, एक 81%। इन दोनों डेटा को हम अपने एग्जाम में कैसे यूज़ करेंगे ये समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टॉपिक है वो GS3 में है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ये फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज है, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो अभी मैंने आपको बताया, प्यू रिसर्च ने पाया एआई अवेयरनेस से रिलेटेड। अगर एआई के कोई चैलेंजेस आते हैं इंडिया में तो आप कैसे लिखोगे, इंडिया में लो एआई अवेयरनेस है। अब इसको आप प्रूफ कैसे करोगे? आप ये डायग्राम बनाओगे, आप कहोगे प्यू रिसर्च फाउंडेशन ने ये पाया कि इंडिया में केवल 46% ऐसे लोग हैं जो एआई के बारे में जिन्होंने सुना है या वो रीड करते हैं। और इस तरह से आप 3D डायग्राम अपने एग्जाम में बनाओगे। ठीक है, यहाँ तक। अब 81% का जो डेटा है वो अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से यूज़ करना है। अभी देखो, एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर आपके पास एक डेटा है तो आप ये डायग्राम बना सकते हो। जब आपके पास दो डेटा कंपैरिजन के लिए होते हैं तब आपको ग्राफ बनाना होता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ यहाँ तक कि अगर एआई की अवेयरनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, एआई के चैलेंजेस आएगा, तो आप इस तरीके से पॉइंट लिखोगे, डायग्राम बनाओगे। अब आप खुद देखिए कि एआई का एथिक्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि कई बार आया हुआ है। तो देखो, जब एआई की अवेयरनेस ही इंडिया में कम है, केवल 46% अवेयरनेस है इंडिया में, इसका मतलब इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कम होगा एआई से रिलेटेड। जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम होगा तो जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज है, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी मतलब जो अभी की नई टेक्नोलॉजीज होती हैं उनको फ्यूचर या फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज भी हम बोलते हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगा वो डेवलप कंट्रीज में होगा, तो वो पूरी टेक्नोलॉजी को क्या करेंगे, कोलोनाइज कर लेंगे। ठीक है, जब उन्होंने कोलोनाइज कर ली तो अपनी विम्स एंड फैंसी के अकॉर्डिंग उस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। इससे जो एआई की एल्गोरिथम होगी वो ओपेक हो जाएगी। एआई में जो डेटा फीड किया जाएगा वो बाइस्ड डेटा फीड किया जाएगा। जैसे ही बाइस्ड डेटा फीड किया गया, इसका मतलब एआई क्या करने लगेगा, डिस्क्रिमिनेशन करने लगेगा। अब एआई जब डिस्क्रिमिनेशन करने लगा तो ऑटोमेटिकली एथिकल एंगल आ गया। याद रखेंगे एक और चीज़, जब एआई डेवलप कंट्री कॉलोनाइज कर लेंगे तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी वॉइस है और चॉइस है वो हमारी छीन ली जाएगी। तो कुल मिला के एआई का जो एथिकल एंगल है वो भी हमें याद रखना है। अब इससे रिलेटेड अभी मैंने आपको बताया कि 46% इंडिया में अवेयर्ड है और ग्लोबली 81% है। अब हमारे पास ये एक डेटा है, इसको हम एथिक्स में ग्राफ में यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखिए, हम ये बताएंगे कि भाई एथिकल एंगल भी है एआई का, प्राइवेसी का हनन हो रहा है इससे। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी को कोलोनाइज किया जा रहा है। क्यों कोलोनाइज किया जा रहा है? क्योंकि इंडिया में क्या है, केवल 46% ही अवेयर्ड है और वर्ल्ड में 81% अवेयर्ड है। तो हमने ये ग्राफ भी अपने एथिक्स में बना सकते हैं। याद रखेंगे, इस तरह से हमें सोचना है कि हम किस किस तरह से चीज़ों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए, कीवर्ड्स, अगर मैं बात करता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड 2-3 कीवर्ड्स आपको बताने हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने जगह खाली छोड़ी हुई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको और क्या पता है। ठीक है, एआई से रिलेटेड, जैसे मैंने आपको अभी बताया, इनको फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज भी बोलते हैं। क्लियर?
अब आगे आ जाते हैं। देखिए अब एआई से रिलेटेड अगर इंडिया में अवेयरनेस कम है तो आप खुद सोचिए, हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटी में क्या कहा गया है कि साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है। तो जब अवेयरनेस नहीं है तो साइंटिफिक टेम्पर कैसे आ जाएगा, या साइंटिफिक टेम्पर नहीं है तो अवेयरनेस कैसे आ जाएगी। तो हमें इस डायरेक्शन में काम करना है। तो फंडामेंटल ड्यूटी से हमने लिंक कर दिया। इसी तरह से हमें सोचना है कि हम और किस किस चीज़ों से लिंक कर सकते हैं। क्लियर हुआ। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला हमने यहाँ पे दो डायग्राम देखे, एक ये डायग्राम देखा। एथिक्स में हम कंपैरिजन करके दिखा देंगे। देखो एथिक्स में अगर इस तरीके से आप लिखोगे ना, लोगों से अलग हट के एथिकल एंगल दिखाते हुए, तो आपको मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। और ये करंट का एग्जाम्पल है कि प्यू रिसर्च की 2025 का सर्वे है, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा है हमारे पास। ठीक है, अब इस डेटा को आप मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आप और कहाँ यूज कर सकते हो। क्लियर। इसके अलावा देखिए ये क्लाइमेट चेंज का आर्टिकल है। ये देखो पेरिस अकॉर्ड को 10 साल हो गए हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है 10 years आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट COP21। तो जब पेरिस अकॉर्ड को 10 साल हो गए हैं तो इससे क्वेश्चन आने के हमारे चांसेस हैं। तो इसमें ये पूछा गया था इसमें कि यार पेरिस अकॉर्ड से मतलब इस आर्टिकल में ये है कि पेरिस अकॉर्ड के बाद क्या क्या हमने डेवलपमेंट किए। तो आप लोगों को ये पता होगा इंडिया में जैसे क्या क्या डेवलपमेंट हुए। इंडिया सोलर और विंड एनर्जी में लीडर निकल के आया है, 3rd लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो गई है। ठीक है, इवन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी भी वर्ल्ड में बढ़ी है, इंडिया में भी बढ़ी है। इंडिया ने PM ई-ड्राइव स्कीम चलाई है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बात की गई थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की गई थी। ये इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव था, COP21 में आया था। ठीक है ना, तो ये सारी बातें इसमें की गई हैं। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो COP30 बेलम ब्राजील में होने वाला है, वहाँ पे भी इंडिया और फ्रांस ने क्या किया, एक जॉइंट विजन डॉक्यूमेंट पेश करने की बात की है। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट जो लिखा हुआ है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। एक तो कीवर्ड लिखा हुआ है लो कार्बन पाथवे। जब भी क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन आएगा तो पेरिस अकॉर्ड आपके आंसर्स में आना चाहिए, ये कीवर्ड आना चाहिए लो कार्बन पाथवे। अब लो कार्बन पाथवे जब हम फॉलो करेंगे तभी हम विकसित भारत का गोल अचीव कर सकते हैं 2047 तक। अब और दूसरा नेट जीरो कार्बन एमिशन 2070 तक। ये दोनों डेटा हमें याद रखनी है। अब देखिए इसमें जो ये वाली लाइन लिखी हुई है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को तो आपको रट लेना है और कोशिश करना है कि जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ फिट हो रहा हो वहाँ फिट करना है। अब ये लाइन क्या कह रही है कि इंडिया ने इसके थ्रू क्या शो किया है, क्लाइमेट लीडरशिप। क्लाइमेट लीडरशिप कैसे शो की है, इंडिया ने टारगेट रखा था कि 2030 तक हम नॉन फॉसिल फ्यूल से 50% इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी जनरेट करेंगे। ठीक है ना, तो 2030 तक का टारगेट रखा था, बट हमने 5 साल पहले ही अचीव कर लिया और 50% नॉन फॉसिल फ्यूल से हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। तो हमने देखो टारगेट रखा 2030 का, हमने 5 साल पहले अचीव कर लिया। ये तो वर्ल्ड में क्लाइमेट लीडरशिप को शो करता है इंडिया की। ठीक है ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको हमें अपने साथ हमेशा रखना चाहिए। जहाँ जहाँ जरूरत पड़े, किसी भी चीज़ को सबस्टेट करना हो कि इंडिया ग्लोबल लीडरशिप बनने की बात कर रहा है, क्लाइमेट लीडरशिप बनने की बात कर रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहा है, तो वहाँ पे डेटा आप फिट कर सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक। इसके अलावा आपको ये लो कार्बन पाथवे वाला टर्म याद रखना है। और इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, बस हमें याद रखना है कि पेरिस अकॉर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि 10 साल में वर्ल्ड ने क्या अचीव किया, या इंडिया ने पेरिस अकॉर्ड के बाद क्या क्या अपने यहाँ चेंज किए। तो आपको उसके बारे में सोचना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये फेडरलिज्म एंड फंड से रिलेटेड आर्टिकल था। तो इस आर्टिकल को समझने से पहले आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि एक PM श्री स्कीम है। PM श्री स्कीम है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके थ्रू 14,500 स्कूलों को मॉडल स्कूल डेवलप करना है और उनमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट करना है। अब जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है PM श्री स्कीम, इसमें क्या होता है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देता है और स्टेट गवर्नमेंट उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब आर्टिकल पे आते हैं। आर्टिकल जो है हमारा फेडरलिज्म से रिलेटेड है और हमारे GS2 में डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन है कि फेडरल स्ट्रक्चर में क्या इश्यूज़ हैं और क्या चैलेंजेस हैं। तो उससे हम इससे लिंक करेंगे। अब यहाँ पे केरल, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु गवर्नमेंट ये कह रही हैं कि जो स्कूल एजुकेशन है, देखो स्कूल एजुकेशन है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो आप हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हो कि हम स्कूल एजुकेशन आपके अकॉर्डिंग NEP को इंप्लीमेंट करें। वो कह रहे हैं कंकरेंट लिस्ट में आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंकरेंट लिस्ट में आता है तो हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। हमारे यहाँ तो एजुकेशन लेवल ऑलरेडी अच्छा है। जैसे केरल में तो क्या है, केरल में नियर यूनिवर्सल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, मतलब 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। तो केरल कह रहा है हम तो अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, रिटेंशन रेशियो भी अच्छा है, तो हम आपकी क्यों सुने। तो केरल ने ये कहा कि भाई हम आपकी स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, उनका फंड रोक दिया। अब जब फंड रोक दिया तो वहाँ पे केरल में पैसे की क्रंच हो गई, तो केरल गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, एक हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं आपके साथ, और आपकी जो समग्र शिक्षा अभियान स्कीम है या जो पीएम श्री स्कीम है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे ही केरल गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे पीएम श्री स्कीम को, वैसे ही केरल गवर्नमेंट में इंटरनल ड्रिफ्ट आ गए, ठीक है ना, इंटरनल क्लैशेज होने लगे कि आपने ऐसे कैसे मान लिया, अभी तो आप अपोज कर रहे थे। तो केरल गवर्नमेंट ने अपने इस डिसीजन को होल्ड पे रख दिया है और एक कमेटी बना दी है, ठीक है। ये तो पूरा इशू था जो मैंने आपको समझाया। अब आपको ये समझना है कि इसको आंसर्स में कैसे यूज करना है। तो आप सोचिए फेडरलिज्म का इशू है, ठीक है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के नाम पे, उनको इंप्लीमेंट करने के नाम पे स्टेट गवर्नमेंट का फंड रोक दे रही है। इसका मतलब स्टेट की ऑटोनॉमी का हनन कर रही है, फेडरल स्ट्रक्चर का हनन कर रही है। तो जब भी हम फेडरल स्ट्रक्चर का आंसर लिखेंगे, फेडरलिज्म पे आंसर लिखेंगे, इस करंट के एग्जाम्पल को लिखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी को छीन रही है, उनके फंड को होल्ड पे रख रही है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। एग्जाम्पल पीएम श्री स्कीम, याद रखेंगे। तो इस तरह से हमें सोचना है और अपने आंसर्स में यूज करना है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब ये पूरा आर्टिकल मैंने आपको संक्षिप्त में समझा दिया, डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लेना, मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जैसे आपको न्यूज़पेपर पढ़ते समय ये सारी चीज़ें याद रखनी है। जैसे हमने एआई अवेयरनेस से रिलेटेड एक डेटा याद किया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 46% इंडिया में अवेयर है, ग्लोबली अगर मीडियन निकालें तो 81% है। इसके हमने दो ग्राफ बनाए, एक हमने 3D वाला बनाया, एक हमने बार ग्राफ बनाया, ठीक है। दूसरा हमने पेरिस अकॉर्ड पे पढ़ा। पेरिस अकॉर्ड में हमने क्या पढ़ा कि उसको 10 साल हो गए हैं, उसमें कीवर्ड हमने क्या देखा, लो कार्बन पाथवे देखा। दूसरा हमने 5 साल पहले 50% का जो नॉन फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट का टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया है, ठीक है। तीसरा हमने क्या पढ़ा कि हमारी कॉप जो 30 है वो बेलम ब्राजील में होने वाली है। यहाँ पे जॉइंट विजन स्टेटमेंट जारी करने की बात की है इंडिया और फ्रांस ने। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हमने इसके बारे में पढ़ा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इंडिया ने जारी किया था। अब इससे रिलेटेड एक कीवर्ड याद रखना, सोलर एनर्जी से रिलेटेड। सोलर एनर्जी क्या होती है, श्योर, प्योर और सिक्योर। ये कीवर्ड अपने नोट्स में अपडेट कर लेना, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, ये तीसरा वाला आर्टिकल जो पढ़ा था फेडरलिज्म वाला। अब फेडरलिज्म से रिलेटेड आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे ये बताएंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना क्या इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया जाए या कुछ और स्टार्ट किया जाए, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको अच्छा लगता है तो। क्लियर? थैंक यू सो मच।